नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद घर खाली कराने का नोटिस मिला है। राहुल गांधी घर खाली कर देंगे ये सरकार को लिख करके उन्होंने दे दिया है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि जिस देश में हर नुक्कड़ पर प्लॉटिंग चल रही है, उस देश में 3 प्रधानमंत्रियों के वारिस राहुल गांधी के पास अपना घर क्यों नहीं है? सोनिया गांधी के पास भी अपना घर नहीं है। ये कैसे हो सकता है? आज इसी को समझेंगे और गांधी नेहरू परिवार की कश्मीर से शुरू करके दिल्ली, आगरा और फिर इलाहाबाद तक की छानबीन करेंगे और देखेंगे, नेहरू परिवार के पुश्तैनी मकानों का पता भी लगाएंगे। यकीन मानिए, आपको ऐसी ऐसी जानकारियां मिलेंगी जो आपको हैरान कर देंगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर राहुल गांधी की पुश्तैनी हवेली के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आपको कुछ वक्त पीछे मेरे साथ कश्मीर चलना पड़ेगा। तब नेहरू खानदान नेहरू ना होकर के कश्मीरी पंडित कौल हुआ करते थे। तो 18वीं सदी का समय था, मुगलों का आखिरी वक्त चलने लगा था। उन दिनों फर्रुखसियर मुगल बादशाह हुआ करता था। फर्रुखसियर वही बादशाह था जिसने 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल साम्राज्य में रहने और व्यापार करने की इजाजत दी थी। एक बार बादशाह कश्मीर घूमने के लिए गया था। कश्मीर में राजनारायण कौल बड़े पढ़े लिखे थे, कश्मीर पर धासु धासु किताबें लिख चुके थे। बादशाह राजनारायण से बड़े इंप्रेस हुए, उनसे मिलकर बड़े खुश हुए। बादशाह उस दौर में पढ़े लिखे और होशियार लोगों को बड़ा पसंद करता था। उसको ये लगा कि यह आदमी तो बड़ा पढ़ा लिखा है, कश्मीरी, संस्कृत, फारसी का विद्वान है, दिल्ली में रहेगा तो काम आएगा। बादशाह ने राजनारायण के परिवार को दिल्ली बुला लिया। अब दिल्ली के चांदनी चौक में कुछ गांव जागीर के तौर पर उन्हें दे दी और एक हवेली भी रहने के लिए दे दी और इसी हवेली के कारण कौल परिवार की नेहरू परिवार बनने की नींव पड़ गई। हुआ ये कि इनकी हवेली नहर के किनारे थी। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा के मुताबिक धीरे धीरे लोग कौल नेहरू कह करके बुलाने लगे। इस तरीके से कश्मीरी कौल ब्राह्मण परिवार हो गया नेहरू परिवार। B.R. नंदा की किताब है द नेहरूज, मोतीलाल एंड जवाहरलाल नेहरू। इसमें नंदा बताते हैं कि जैसे जैसे मुगलों की बादशाहत फीकी पड़ रही थी, वैसे वैसे राजनारायण कौल को मिली जागीर भी घटती चली गई। फिर वो कुछ जमीन के टुकड़ों और जमींदारी का अधिकार ही सिमट कर रह गया था। इन अधिकारों का फायदा पाने वाले आखिरी शख्स थे मौसा राम कौल और साहेब राम कौल। ये दोनों राजनारायण कौल के पोते थे। इन्हीं मौसा राम के बेटे थे लक्ष्मी नारायण कौल नेहरू। लक्ष्मी नारायण कौल नेहरू को बहुत बड़ा पद मिला। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल दरबार में उन्हें अपना वकील बना लिया। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले वकील थे। इसके बाद से कौल नेहरू परिवार ने बहुत तरक्की की। लक्ष्मी नारायण के बेटे थे गंगाधर नेहरू। 1857 के गदर के समय वो दिल्ली के कोतवाल थे। उस समय तक कौल नेहरू परिवार को दिल्ली में बसे लगभग 1.5 सदी का वक्त बीत चुका था। 1857 के गदर के वक्त दिल्ली में बहुत मारकाट हुई, बहुत ज्यादा बर्बादी हो गई। हजारों लोगों को जान बचा करके भागना पड़ा और भागने वालों में गंगाधर नेहरू का परिवार भी शामिल था। ये लोग भाग करके आगरा चले गए। गंगाधर और उनकी पत्नी इंद्राणी के परिवार को 5 बच्चे हुए। 2 बेटियां हुई जिनका नाम पटरानी और महारानी रखा गया और 3 बेटे हुए, बंसीधर, नंदलाल और मोतीलाल। फिर मोतीलाल के बेटे हुए जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के जन्म के बारे में भी समझ लीजिए, क्योंकि फिर कहानी में आएगा राहुल गांधी के परदादाओं और दादी की हवेली का और इलाहाबाद का जिक्र। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू की 2 शादियां हुई थी। पहली शादी उनके नाबालिग रहते हुए ही हो गई थी, मगर उनकी पत्नी बच्चे को जन्म देते समय गुजर गई थी। फिर 25 साल की उम्र में मोतीलाल की दूसरी शादी हुई थी और दूसरी पत्नी का नाम था स्वरूप रानी। मोतीलाल और स्वरूप रानी से शादी के बाद 14 नवंबर 1889 को जन्म हुआ जवाहरलाल नेहरू का। मोतीलाल नेहरू कानपुर में वकालत करते थे। कौल खानदान से लेकर के नेहरू खानदान तक खास बात यह थी कि ये सब बड़े प्रोग्रेसिव थे। मोतीलाल की कानपुर में अच्छी वकालत चल रही थी, लेकिन उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट का वकील बनना था। वो कानपुर से इलाहाबाद चले गए और वहां मोतीलाल दीवानी वकील बन गए। बड़े बड़े जमींदारों और तालुकेदारों के वो केस लड़ते थे, बहुत मोटा पैसा मिलता था। अब वक्त आ गया जब राहुल गांधी के खानदान का पहला घर खरीदा गया। इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू ने साल 1900 में एक चर्च रोड पर 19,000 रुपए का पहला
घर खरीदा। तब के 19,000 रुपए आज के 50 करोड़ से कम नहीं थे दोस्तों। इस घर में लॉन था, फलों के बगीचे थे, स्विमिंग पूल था। घर के रेनोवेशन के लिए मोतीलाल नेहरू ने यूरोप और चीन के दौरे किए और वहां से फर्नीचर और घर के दूसरे साजो सामान वो लेकर के घर में लगवाए। उस वक्त उस घर के टॉयलेट में फ्लश लगे थे, जो इलाहाबाद में ऐसा करने वाला पहला घर था। इस घर में मोतीलाल नेहरू का परिवार 30 साल तक रहा। इसके बाद आनंद भवन के आगे एक और घर खरीदा गया, परिवार वहां शिफ्ट हो गया और आनंद भवन देश के नाम समर्पित कर दिया गया। पुराने वाले आनंद भवन को स्वराज भवन नाम दे दिया गया। नया घर आनंद भवन कहलाने लगा। नए आनंद भवन में शिफ्ट होने के 1 साल के बाद 1931 में मोतीलाल नेहरू की मौत हो गई। आजादी का समय बहुत नजदीक आ रहा था। गांधी जी धुआंधार आंदोलन कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के बहुत प्रिय थे, लिहाजा इलाहाबाद का ये आनंद भवन भी नेहरू परिवार के घर से ज्यादा कांग्रेस का मुख्यालय हो गया था। आजादी के आंदोलन के दौरान यही कांग्रेस का मुख्यालय रहा और कांग्रेस वर्गीय कमेटी की तमाम बैठकें इसी घर में होती थी। खास बात यह थी कि जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला उनके साथ इसी आनंद भवन के ऊपरी माले पर रहती थी। बिटिया इंदिरा गांधी भी इसी घर में रहती थी। बाकी का पूरा घर कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित था। भारत की आजादी यानी कि 15 अगस्त 1947 तक ये आनंद भवन नेहरू परिवार का घर और कांग्रेस का दफ्तर दोनों ही बन के रहा। आजादी के बाद कांग्रेस ने अपना दफ्तर इलाहाबाद से दिल्ली शिफ्ट कर लिया और कांग्रेस का नया मुख्यालय 7 जंतर मंतर रोड हो गया। नेहरू के प्रधानमंत्री होने से सरकारी आवास 3 मूर्ति भवन अब उनका घर हो गया। उनके निधन के बाद इसे भी स्मारक में तब्दील कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने अपने पैतृक घर यानी कि इलाहाबाद वाले आनंद भवन को आधिकारिक तौर पर किसी को नहीं दिया था। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई तो 1969 में उन्होंने इलाहाबाद वाले आनंद भवन को देश के नाम समर्पित कर दिया। अब ये राष्ट्रीय स्मारक है और यहाँ नेहरू परिवार के साथ ही कांग्रेस की समृद्ध विरासत को सहेज कर रखा गया है। दोस्तों कुल मिला करके नेहरू परिवार ने कुल 2 घर खरीदे। पहला आनंद भवन, दूसरा नया वाला आनंद भवन जिसे स्वराज भवन कहा गया। ये दोनों ही घर स्वराज भवन और आनंद भवन मोतीलाल नेहरू के खरीदे हुए थे। उनके बाद जवाहरलाल नेहरू ने अपने परिवार के लिए कोई घर नहीं खरीदा। नेहरू के बाद इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री रहीं, लेकिन उन्होंने भी अपने लिए कोई घर नहीं खरीदा। जब इंदिरा गांधी 1977 का लोकसभा चुनाव हार गईं, तो उन्हें 1 सफदरगंज रोड छोड़कर 12 वेलिंगटन क्रिसेंट में कुछ दिनों के लिए रहना पड़ा था। उसके बाद 1980 में इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बन गई, तो वो फिर से 1 सफदरगंज रोड पर रहने के लिए चली गई। 1984 में उनकी हत्या के बाद इस घर को भी स्मारक में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी या फिर कांग्रेस की अध्यक्ष रही सोनिया गांधी या फिर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे राहुल गांधी, इनमें से किसी ने भी अपने परिवार के लिए कोई घर नहीं खरीदा। यही वजह है कि सांसदी जाने के बाद राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब वो कहां रहेंगे। तो आज की तारीख में गांधी परिवार के पास आधिकारिक तौर पर अपना कोई निजी बंगला, मकान या घर नहीं है जिसमें वो रह सके। मेरे ख्याल से ये जानकारी आपको भविष्य में बहुत काम आएगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्रज्ञा के पन्ना को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल उल्टा चश्मा यूसी को भी फॉलो कर डालिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जिस पेज पर देख रहे हैं फॉलो करना मत भूलिएगा। अपनी प्रज्ञा को नाम मात्र फीस के साथ चैनल को ज्वाइन करके हमारा सहयोग दीजिएगा। अपनी प्रज्ञा को दुआओं में याद रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।